नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 28 जून 2025 और जैसा कि सभी को पता है हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 28 जून 2025। चलते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर। वैसे आज शनिवार है और सैटरडे को ज़्यादातर न्यूज़ें नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आज की जो पहली न्यूज़ आती है हमारे सामने, इंडिया ट्राइंग फॉर यूएस ट्रेड डील बाय जुलाई 8 डेडलाइन। समझना, जो ट्रम्प साहब जब प्रेसिडेंट बने थे, है ना, तो उन्होंने गेम खेला टैरिफ का, है ना। उनको लगा कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे यहाँ पर जो फिस्कल डेफिसिट हो रहा है, यानी कि जो डेफिसिट हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, दूसरे देशों से आने वाले प्रोडक्ट के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, टैरिफ लगा देते हैं। एक्चुअल में क्या होता है समझना, पहले क्या होता था, मान लो इंडिया है, ठीक है, और दूसरी तरफ है आपका यूएसए। समझना बहुत ध्यान से, अच्छा टॉपिक है ना। इंडिया मान लो यूएसए की तरफ से आने वाले किसी प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, यूएसए से कोई प्रोडक्ट आया और इंडिया ने उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, ठीक है। अब जैसे इंडिया ने उसके ऊपर टैक्स लगाया, अब इंडिया से कोई प्रोडक्ट यूएसए में जा रहा था तो यहाँ पर टैक्स ज़्यादा लग रहा था, यूएसए टैक्स कम लगा रहा था। अब यूएसए ने क्या कहा, यूएसए ने कहा कि मैं क्या लगाऊंगा, रेसिप्रोकल टैक्स लगाऊंगा। रेसिप्रोकल मतलब तुम जितना लगा रहे हो उतना ही मैं लगाऊंगा। और उसने कहा कि हम दोनों बराबर टैक्स लगाएंगे, तो लगभग 26% के ऊपर उसको फाइनल कर रखा है। समझ गए। अब होता क्या है, जैसे जैसे टैक्स बढ़ाया गया तो कभी उसने देखा चाइना है बेसिकली, है ना, उसके ऊपर 145% तक लेकर चला गया, बाद में धीरे धीरे लोअर कर दिया, ठीक है। कनाडा है, अभी आपने देखा होगा G7 की मीटिंग हुई थी, कनाडा में हुई थी, लेकिन अभी जब ये ट्रेड की बात हो रही थी तो कनाडा को उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि तुमसे हम कोई डील नहीं करेंगे। तो बेसिकली जो यूएसए है ना, वो चाह क्या रहा है, यूएसए बेसिकली चाह रहा है कि वो इंडिया में एंटर कर जाए कैसे भी तरीके से, क्योंकि एक तरफ चाइना है, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट, या तो चाइना लेके बैठा है या फिर इंडिया लेके बैठा है। अब जब भी बात होती है तो हमेशा कहा जाता है कि हम 150 करोड़ लोग हैं ना, 150 करोड़ के आसपास लोग हैं, और इतना बड़ा मार्केट है कि अगर हम आज एप्पल का ही फ़ोन यूज़ करना बंद कर दें तो एप्पल कंपनी अपने औंधे मुंह गिर पड़ेगी। मतलब बिल्कुल जो आसमान पे बैठी है वो बिल्कुल धरती के कोने पे चली जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतनी बड़ी मार्केट है उसकी, और इसलिए एप्पल जो थे वो भारत में मैन्युफैक्चरिंग भी करने लगा। तो ट्रम्प साहब बोलते हैं एप्पल को कि आप भारत में मैन्युफैक्चरिंग मत करो, आप भारत से मैन्युफैक्चरिंग उठाकर कहाँ पर ले आओ, अमेरिका। दूसरी तरफ वही ट्रम्प कहता है किससे, इंडियन गवर्नमेंट से, कि आप एक काम करो, हमारे एलोन मस्क को यहाँ पर अपनी टेस्ला बेचने के लिए अलाउ कर दो। अब हम ऐसा कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स भी तो हैं। हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं, जैसे कि टाटा हो गया, समझना, आपका महिंद्रा हो गया, ठीक है, आपकी और भी जो डोमेस्टिक हमारी कंपनी है, उनको तो नुकसान हो जाएगा। तो बेसिकली ट्रम्प क्या चाहता है, अमेरिका क्या चाहता है कि तुम एक अमेरिका की कोई ऐसी कंपनी जिससे भारत का बेनिफिट हो सकता है, भारत में इकोनॉमी बूस्ट हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है, उसे कह रहा है तुम यहाँ से उठो और वापस अमेरिका में आ जाओ। और अमेरिका की एक ऐसी कंपनी जो अपना बेनिफिट उठा सकती है, जो यहाँ पे अपना प्रोडक्ट सेल कर सकती है, उसे कह रहा है कि तुम भारत वालों इसे यहाँ पे अलाउ कर दो, और तुम्हारा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। जबकि हमारे यहाँ पर टाटा है, महिंद्रा है, बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक की आपने देखा होगा, हैरियर चल रही है आजकल, वो पूरा आपके एलिफेंट के जो एलिफेंट का जो पहाड़ बना हुआ उसके ऊपर चढ़ जाती है, देखा होगा ना, एलिफेंट हिल पर। तो बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, लेकिन हम अपने मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हब को भी नहीं खराब करना चाहते। तो बार बार ऐसा हो रहा है कि ट्रम्प ने जब पहली बार बना तो इसने कहा कि 90 डेज का टाइम है, सब डिसाइड कर लो, ठीक है, और मैं सब पे रेसिप्रोकल टैक्स लगाऊंगा और उसके बाद हम एक ट्रेड डील करेंगे। तो अब ट्रम्प जब भी जा रहा है, जहां भी जा रहा है ना, हमेशा क्या कहता है, इंडिया के लिए मैं बहुत बड़ी डील लेके आ रहा हूं। इसमें भी यही बात की गई है कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी डील लेके आने वाला हूं। अब क्या है वो बड़ी डील, क्या उस बड़ी डील से भारत पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या भारत पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, क्या भारत पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, वो सब हमारी देखने वाली बातें हैं। और दूसरी बात, हमारी गवर्नमेंट को, हमारी जो सरकार है, उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं ऐसा ना हो
कि हम जल्दबाजी में, है ना, ट्रंप के इन्फ्लुएंस में आके, यूएसए के इन्फ्लुएंस में आके चाइना और दूसरे देशों के अगेंस्ट में जाकर और अमेरिका की तरफ अपना झुकाव करके कहीं कोई ऐसी डील ना साइन कर दें जिससे हमारे आने वाले समय में हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़े। तो हमें इस बात के लिए भी ध्यान रखना है। और 8 तारीख हमारी फाइनल डेट है, हमें उसके ऊपर साइन करना है। बस इतनी सी न्यूज़ है, बात समझ में आ गई। अब ये पूरा टैरिफ जो वॉर चला था वो हम काफ़ी दिन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, जब से ट्रंप साहब बने तब से हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। उसने यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी टैक्स इम्पोज कर रखा है, उसने कनाडा को तो लिस्ट से बाहर कर दिया कि हमें ज़रूरत ही नहीं है तुम्हारी। इवन वो तो ये भी कह रहा था कनाडा को मैं 51st स्टेट ऑफ अमेरिका बनाने के लिए तैयार हूँ, है ना। तो वो सब अलग ही डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। और पूरी दुनिया में उसने ट्रेड वॉर तो चला ही रखा है। अब इस वाली न्यूज में ये बात निकल के आ रही है कि जितने भी इंपोर्ट होते हैं भारत से उनके ऊपर 26% क्या लगा रखा है, टैरिफ लगा रखा है, ठीक है। और ये कब से इफेक्ट हो जाएगा? जुलाई 9 से। इफ देयर इज नो एग्रीमेंट, बिगेस्ट ऑब्स्टेकल्स टू द डील आर यूएस टैरिफ्स, एक्सपोर्ट ऑफ द जीएम क्रॉप्स, काउ मिल्क टू इंडिया। अब समझना है क्या, इंडिया जो है ना, इंडिया जो है ऐसा नहीं है कि सारी चीजें अमेरिका ही हमें देता है। ध्यान रखना, अमेरिका और इंडिया का ट्रेड डील बहुत बड़ा है, ठीक है। हम क्या करते हैं देखना, हम जो है इंडिया वाले यूएसए को फार्मास्यूटिकल्स भेजते हैं। हमारी जो जेनरिक मेडिसिन है वो सबसे ज़्यादा यूएसए को भेजी जाती है, एक्सपोर्ट की जाती हैं। ऑलमोस्ट 9 to 10% हमारा जो अमेरिका का जो मेडिकल, जो फार्मास्यूटिकल्स का जो इम्पोर्ट है वो भारत से ही होता है, यानी कि हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। आपका स्टील हो गया, स्टील सबसे ज़्यादा हम ही भेजते हैं। हम एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा भेजते हैं। ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अमेरिका चाइना की डिपेंडेंसी नहीं चाहता है। आपने पढ़ा होगा ना कि एक एमएसपी स्टार्ट हुआ था, मिनरल सप्लायर पार्टनरशिप। ये इसीलिए तो हुआ था कि भाई हमें किसके डिपेंडेंसी खत्म करनी है? चाइना। तो एक बात समझने की कोशिश करो आप कि अगर यूएसए को चाइना के डोमिनेंस को कम करना है, क्योंकि चाइना इज बेसिकली लाइक कि ड्रैगन इज राइजिंग, ड्रैगन जाग रहा है। और ड्रैगन जागने का मतलब है उसकी जो करेंसी है युआन वो ज्यादा पावरफुल होती जा रही है। तो ये इसको काउंटर करने के लिए अपने ऑल्टरनेटिव ढूंढता है। और जब ये अपने ऑल्टरनेटिव ढूंढता है तो उसे ऑल्टरनेटिव में सिर्फ इंडिया नजर आता है। और अगर वो इंडिया में आना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? टैरिफ कम करने होंगे। बात समझ में आ रही है? और उसे अगर यहाँ कुछ बेच के पैसा कमाना है तो उसे हमारे प्रोडक्ट को वहां बेचने के लिए टैरिफ कम करने होंगे। सिंपल सी बात है। बट ट्रंप एक ऐसा आदमी है जो दोनों हाथ में लड्डू रखना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि भारत में कोई चीज बने भी ना, जो अमेरिका की चीज भारत में बन रही है जैसे एप्पल, वो भारत में ना बने, और अमेरिका में कोई बनी है जैसे टेस्ला, एलोन मस्क, वो भारत में एंटर कर जाए, चाहे वो स्टारलिंक की बात हो, चाहे वो टेस्ला कार्स की बात हो। समझ गए? तो हमें इस प्रेशर के बीच में किस डील को करना है, किसको नहीं करना है, वो देखना होगा। दूसरी बात, इन्होंने हमारे कुछ कॉमन थ्रेट क्रिएट कर रखे हैं, जैसे इधर पाकिस्तान है, इधर बांग्लादेश है। ये वहां पर फंडिंग कर करके हमारे को वैसे उलझा के रखते हैं ताकि हम इंटरनेशनल लेवल पर ज्यादा ना बढ़ सके। ऊपर से ये ट्रेड का प्रेशर हमारे ऊपर डालकर हमारी इकोनॉमी को वहीं पर होल्ड करने की कोशिश करते हैं। इन सब चीजों के बाद हमारी सरकार का क्या स्टेप रहता है, हमारी सरकार की स्ट्रेटजी क्या रहती है, वो देखने वाली बात होगी। समझ गए? तो सिंपल सा याद रखना। और ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि जैसे आपने सुना होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, है ना, भारत में कॉटन उसके लिए अलाउ है, शायद आपको पता होगा, बीटी कॉटन, है ना, बीटी कॉटन जो है भारत में अलाउ है, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के रूप में जानी जाती है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप वो होती है कि एक ऐसी फसल जिसके जीन्स में आपने कुछ मॉडिफिकेशन किया और उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आपने उसके साथ छेड़खानी की उसके जीन्स के साथ। तो प्रॉब्लम ये है कि हम इसलिए नहीं करते ज़्यादातर, जैसे कई बार बात आती है जेनेटिकली मॉडिफाइड जो मस्टर्ड है, सरसों है, उसके साथ होना चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि फर्टिलिटी खत्म हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी क्रॉप साइकिल के ऊपर उसका इफेक्ट पड़े, तो हम नहीं करते हैं। तो अब अमेरिका चाहता है, यूएसए चाहता है कि उसकी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इंडियन मार्केट में उतरे, और उसके लिए वो भारत के ऊपर बार बार प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, और कुछ नहीं है। वो चाहता है कि उसके यहाँ का काऊ मिल्क, है ना,
जो काऊ मिल्क का प्रोडक्शन है वो अमेरिका में बहुत होता है, तो वो चाहता है कि काऊ मिल्क इंडिया की मार्केट में पहुंचे। अब एक बात बताओ, हमारे यहाँ पर क्या गायों की कमी है क्या? हमारे यहाँ पर क्या भैंसों की कमी है क्या? सरकार वहां से काऊ मिल्क इंपोर्ट करके हमें पिलाए, उससे अच्छा है ना कि जितनी गायें आवारा घूमती है इनके लिए गौशाला बना दे, इनका दूध वहां से निकाले और उसको बेचे, मिल्क प्रोडक्शन करे। बात समझ में आ रही है? तो वो चाहता है कि उसका दूध यहाँ बिके। अब उसका दूध यहाँ बिकेगा तो यहाँ तो डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर वो तो बर्बाद हो जाएंगे ना। जो भी यहाँ पर जैसे अमूल है, अमूल एक सोसाइटी तो एक आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी तो है, अमूल नहीं बर्बाद हो जाएगा अगर बाहर से दूध आप खरीदने लगोगे। जयपुर का, राजस्थान का सरस नहीं बर्बाद हो जाएगा, जो भी पायस जो भी चलते पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट में। समझ में आ रही है? लेकिन वो हमें पुश कर रहा है, वो हमें जबरदस्ती कर रहा है कि तुम ये चीज हमसे खरीदो वरना हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे। वो टैरिफ का डर भी दिखा रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूं? उसके पास मेरा ऑल्टरनेटिव है चाइना, बट मैं जानता हूं वो चाइना के पास नहीं जाएगा क्योंकि चाइना उसको खा जाएगा किसी दिन, तो वो मेरे पास ही आएगा। लेकिन मैं उसके डर में ना आकर मैं अपनी बातें सॉलिड तरीके से रखता हूं और टैरिफ कम करवा के मैं भी यहां से वहां पे कुछ प्रोडक्ट बेचता हूं और ऐसे प्रोडक्ट यहाँ नहीं आने देता हूं जिससे मेरे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान हो, तो मैं एक सक्सेसफुल ट्रेड कर पाऊंगा। तो 8 जुलाई लास्ट डेट है, देखते हैं इंडियन गवर्नमेंट क्या ट्रेड कर पाती है। उस ट्रेड अमेरिका, यूएस और इंडिया वाला जो ट्रेड चल रहा है वॉर, उसके अंदर हम इसको लिंक कर देंगे। दूसरी बात, अमेरिका इस बात से भी डरता है कि कहीं रशिया, इंडिया और चाइना आरआईसी का ग्रुप ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो जाए। क्यों ना हो जाए? वरना ये सारे मिलकर फिर यूएसए के लिए खतरा है। समझ गए? तो इन दोनों को तो काउंटर करने के लिए उसे भारत के फेवर में आना ही पड़ेगा। ज्यादा भारत के फेवर में आ गया तो भी उसके लिए दिक्कत है। क्यों? क्योंकि वो पैसा नहीं बना पाएगा। समझ गए? तो बहुत सारी बातें हैं, देखते हैं हमारी सरकार क्या करती है। ठीक है, जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की बात हो गई, काउ मिल्क की बात हो गई ना, वही सब बातें लिखी हैं। द टॉप आइटम्स ऑन द एजेंडा एंड द मेन हिंड्रेंसेस टू एन एग्रीमेंट आर द एंट्री ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, काउ मिल्क इनटू इंडिया एंड द रिमूवल ऑफ द रेसिप्रोकल टैरिफ। वो कहता है कि मैं टैरिफ हटा दूंगा लेकिन ये यहाँ बेचो। अब एक बात बताओ, टैरिफ हटा दोगे अच्छी बात है, हमारे यहाँ वालों का क्या होगा? यहाँ वाले मार्केट पे तो इफेक्ट पड़ेगा ना, उसका क्या करोगे? यहाँ भी तो जॉब्स चली जाएंगी ना, उसका क्या करोगे? है ना, तो वो सब देखने वाली बातें हैं। दिस कम्स सून आफ्टर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन जून 26 हिंटेड एट ए वेरी बिग डील कमिंग अप विद इंडिया। और ये बार बार इंडिया का नाम क्यों जापता रहता है? इसका भी एक रीजन है कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। इंडिया है, वियतनाम है, चाइना है, इंडोनेशिया है, बड़ी बड़ी मार्केट है। यहाँ पर ही ये लोग अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। Overall, the US is seeking duty concessions on certain industrial goods, automobiles, especially electric vehicles, wines, petrochemical products, dairy and agricultural items such as apples, tree nuts and the GM crops. India's broad demands are concessions for the labor-intensive sectors such as textile, gems and the jewelry, leather goods, garments, plastics, chemicals, shrimp, oilseeds, wraps and the bananas. ठीक है, सिंपल सा याद रखना। नेक्स्ट है इंडिया चाइना टू कंटिन्यू डायलॉग टू अचीव प्रोग्रेस ऑन बॉर्डर इश्यूज। देखो हुआ क्या, मैंने शायद लास्ट टाइम भी आपको पढ़ाया था, बहुत अच्छा टॉपिक है ना। एससीओ हो गया आपका, G7 हो गया जो अभी हुआ था आपका, इंडिया यूएसए का ट्रेड जो अभी हमने पढ़ा, ये अच्छे अच्छे टॉपिक है, डेफिनेटली एग्जाम में आ सकते हैं। लेकिन इनकी बातें जरूर ध्यान रखना, फैक्चुअल डाटा जरूर याद रखना जो एग्जाम में काम आने वाले हैं। ठीक है, होता क्या है समझना, अभी एक मीटिंग हुई थी एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एससीओ बना कब था? लास्ट टाइम मैं पढ़ा चुका हूं, 2001 में बना होता है, परसों ही हमने पढ़ा था। अब ये जो एससीओ है, इस एससीओ में इंडिया कब ज्वाइन करता है? इंडिया और पाकिस्तान इसमें कब ज्वाइन करते हैं? तो इंडिया और पाकिस्तान इसमें 2017 में ज्वाइन किए थे, आप ये बात जानते हो। अब जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें मीटिंग हो रही थी, और जब मीटिंग हो रही थी तो हमारे कौन गए हुए थे? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। और वहां पर कोई डील होने वाली थी जिसके ऊपर उन्होंने साइन नहीं किए, और साइन ना करके वो वहां से खड़े हो गए। उनका कहना था कि जो एससीओ है ना, इस एससीओ का जो फंडामेंटल्स है ना, फंडामेंटल्स समझते हो कि कल को मान लो मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाता हूं कि मैं करप्शन से लड़ूंगा, ठीक है, और मैं उसी के बिहाफ पर चल रहा हूं और मैं एक अच्छा लीडर बन गया, मैंने अपनी पार्टी बना ली और मैं एक अच्छा सीएम वगैरह बन गया, ठीक है, लेकिन कल को मैं ही करप्शन में पकड़ा जाऊं तो फंडामेंटल्स पे थोड़ी ना चल रहा हूं मैं। तो इस एससीओ को जब बनाया गया था तो इसका फाउंडेशन स्टोन ही ये था कि हम टेररिज्म के खिलाफ लड़ेंगे।
लेकिन अभी आपने देखा होगा कि पहलगाम के अंदर जो इंसिडेंट हुआ, समझना ध्यान से, पहलगाम के अंदर जो इंसिडेंट हुआ कितना बुरा इंसिडेंट था कि तुम्हारी आंखों के सामने किसी से यह पूछा जा रहा है कि धर्म बताओ तुम्हारा, और अगर उसने गलती से हिंदू बोल दिया उसके माथे में गोली मार दी गई। अगर यही इंसिडेंट चाइना में हुआ होता, अगर यही इंसिडेंट अमेरिका में हुआ होता, तो सोचो पूरी दुनिया उसके ऊपर कितना अपना कंसर्न दिखा रही होती। लेकिन यहाँ पर जब एससीओ की मीटिंग चल रही थी, जब इसके अंदर सारे के सारे 10 देश बैठे थे, बेलारूस, ईरान, ये सारे के सारे आपने पढ़ा हुआ है, तो उसमें किसी ने भी इवन रशिया ने भी, याद रखना, रशिया ने, चाइना ने, किसी ने भी पहलगाम के ऊपर बात ही नहीं की। तो हमारे राजनाथ सिंह जी दुखी हो गए और वहां से खड़े होकर चल दिए। साइन करने वाले थे, आपने वीडियो वायरल हुई थी, देखा होगा, साइन नहीं किया उन्होंने, उठ जाते हैं। अब बात ये निकल के आती, क्यों नहीं की बात? क्या रशिया नहीं कर सकता था? तो एक बात समझना, ऐसे भी इनसाइट्स निकल के आ रही हैं कि रशिया, ठीक है, बात करना चाह रहा था किसके ऊपर? ईरान के अंदर जो हो रहा था उसके ऊपर, इजराइल ईरान वाले पे, लेकिन वो पहलगाम पे बात नहीं करना चाहते। ये हमारे कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक फेलियर को भी दिखाता है कि वो देश जिनके साथ हम बार बार बढ़ चढ़कर फोटो खिंचवाते हैं, साथ साथ रहते हैं कि वो तो हमारा ऐसा है, वो तो हमारा ऐसा, लेकिन उनमें से किसी ने भी ना G7 में बात की, ना SCO में बात की, किसी भी ग्रुप के अंदर इस मुद्दे को उठाया ही नहीं गया। ये हमारे डिप्लोमेटिक फेलियर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। बात समझ में आ रही है? चाहे इसे सरकार एक्सेप्ट करे, चाहे सरकार एक्सेप्ट ना करे, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। इससे कैसे बाहर निकला जाए उसी के ऊपर ये थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है। तो समझना पूरी बात, इंडिया चाइना टू कंटिन्यू डायलॉग टू अचीव प्रोग्रेस ऑन द बॉर्डर इश्यूज। अब मेन प्रॉब्लम क्या है, चलो वो तो निकल गया। अब इंडिया और चाइना चाहते हैं कि हम अपने अपने बॉर्डर्स के ऊपर जो डिस्प्यूट चल रहा है ना, उसे परमानेंटली बंद कर दें। अब परमानेंटली कैसे बंद हो सकता है, तो समझना, मैंने कहा कि मान लो ये इंडिया है, ठीक है, और ये आपका चाइना है, और दोनों के बीच में बाउंड्री बनी हुई है, आगे मैप भी है उसमें देख लेंगे। तो ये जो बाउंड्री है, ये कौन सी लाइन है जो दोनों को सेपरेट करती है? तो आपने पढ़ा होगा कि सर ये तो मैकमोहन लाइन है, और जो मैकमोहन लाइन है वो कब ड्रॉ की गई थी? तो ये ड्रॉ की जाती है आपकी 1914 में, जिसको कहा जाता है शिमला पैक्ट। अब एक बात समझना, वो जो शिमला पैक्ट हुआ था उसमें जो मैकमोहन लाइन ड्रॉ की गई थी, जो लगभग आपकी 3488 किलोमीटर की है, इस लाइन को चाइना तो मानता ही नहीं है। चाइना कहता है मैं इसे नहीं मानता हूं। क्यों? इंडिया कहता है मैं इसे मानता हूं। फिर एक बात निकल के आती है कि हमारी एक बार इंडिया और चाइना की वॉर भी हो चुकी है, जब पहली बार इमरजेंसी लगी थी 1962 में, और उसमें चाइना जीत गया था, मैंने उस पर स्टार लगा दिया। चाइना ने उस समय क्या किया, हमारा अक्साई चीन वाला रीजन जो था वो हमसे कब्जा लिया, और उसने एक नई बाउंड्री ड्रॉ कर दी, जिसको उसने नाम दिया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, याद रखना, लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के साथ है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और वो कहता है मैं तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को मानता हूं, जो उसने 1962 में ड्रॉ की होती है, और कहता है ये पुरानी बातें हो चुकी है, ये मैं नहीं मानता हूं। ठीक है, और उसकी जो लेंथ है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, वो लगभग 2000 किलोमीटर है। अब प्रॉब्लम ये है कि इंडिया इससे रिकॉग्नाइज करता है, चाइना उसे रिकॉग्नाइज करता है, इंडिया उसको रिजेक्ट मार देता है, चाइना इसे रिजेक्ट मार देता है। रीजन क्या है समझना, और ये जो डिस्प्यूट है बहुत पुराना है। आपने डोकलाम इश्यू देखा होगा, डोकलाम में क्या हुआ था? डोकलाम में 2017 में यही तो हुआ था कि एक तरफ है इंडिया, एक तरफ है चाइना, और एक तरफ है तिब्बत, सॉरी आपका भूटान, और यहाँ पर एक छोटा सा आपका प्लेटू बना हुआ है जिसे क्या कहते हैं, डोकलाम। अब यहां से अगर यहां पर चाइना का इन्फ्लुएंस आ गया तो सीधा यहां से, मैंने आपको पढ़ाया था चिकन स्नैक, याद होगा आपको ना, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, उस तक पहुंच जाएगा चाइना। तो तिब्बत जो आपका बेसिकली जो भूटान है, उसके साथ हमारा ये था कि उसका हम आर्मी में हेल्प करेंगे, उसकी अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो हम हेल्प कर देंगे। लेकिन उस समय हम डोकलाम तक वो पहुंचने वाली थी, क्या नाम था उसका, चाइना, तो हम उसकी हेल्प के लिए पहुंच गए। लेकिन बाद में वो था भूटान, वो बोला कि मेरा अपना मैटर, मैं अपने आप देख लूंगा। लेकिन फिर बात निकल के आती है कि भूटान ने डील करनी चाहिए चाइना के साथ, और वो डोकलाम को चाइना को देना चाहता है। अब सोचो अगर चाइना को डोकलाम दे दिया तो हम तो फंस जाएंगे, क्योंकि ऊपर से आएगा चाइना, बीच में चिकन स्नैक जो कि 17-18 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है, इधर पूरा नॉर्थ ईस्ट, 7 सिस्टर्स, इधर पूरा रेस्ट ऑफ इंडिया, नीचे बांग्लादेश, बांग्लादेश हमारी वैसे नहीं सुनता, बीच में से कट मार देंगे, पूरा नॉर्थ ईस्ट निकल जाएगा हाथ से। तो हम भूटान से रिश्ते बढ़ाने लगे। मोदी जी वहां जाते हैं, वहां पैसा दिया जाता है 10,000 करोड़ रुपए के आसपास, हर साल कुछ पैसा हम बजट में देते हैं, सब तरीके से हेल्प करते हैं कि भाई ऐसा मत कर देना।
और कहीं ना कहीं ये इन देशों का चाइना की तरफ झुकाव होना, जैसे बांग्लादेश देख लो, ठीक है, भूटान देख लो आपका, ठीक है, आपका पाकिस्तान को तो छोड़ ही दो, है ना, वो तो पहले से उधर झुका हुआ है। तो ये भी हमारे डिप्लोमेटिक फेलियर को ही दिखाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये भी समझ में आना। अच्छा, और क्या रीज़न है क्यों हम एक दूसरे के साथ इन बॉर्डर डिस्प्यूट को ख़त्म करना चाहते हैं और क्यों नहीं ख़त्म हो सकता है? तो हम तो चाहते ही खत्म हो जाए, क्योंकि जो चाइना है वो तीसरे दिन नाम बदलता रहता है अपने अफगानिस्तान, अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन के, इनके चाहे सक्सम वैली की बात कर लो। सक्सम वैली में क्या हुआ था? तो यही तो डिस्प्यूट था। जो सक्सम वैली है बेसिकली वो पीओके में है और वो लीगली, है ना, पाकिस्तान लीगली कह रहा है, हम इलीगली कह रहे हैं। तो पाकिस्तान ने इलीगली वो जो सक्सम वैली थी उसका एक्सेस दे दिया चाइना को और बोला यहाँ से BRI बना लो, बोर्ड रोड इनिशिएटिव बना लो, यहाँ से बेल्ट रोड इनिशिएटिव, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कर दो यहाँ से पास। हम उसका भी अपोज कर रहे थे। बात समझ में आ रही है? तो ये चाइना जो है ना, बेसिकली ऐसे समझना, चाइना नहीं चाहता कि भारत आगे बढ़े और चाइना इस बात को ढंग से जानता है कि दुनिया में एक ही देश है जो चाइना को टक्कर दे सकता है बिल्कुल बराबर। वो कौन है? एशिया में इंडिया। और वो एक इमीडिएट थ्रेट हमारे लिए हमेशा क्रिएट करके रखता है कि मैं घर से निकला नहीं, बाहर एक कुत्ता बैठा है, मुझे खा जाएगा। ये एक इमीडिएट थ्रेट है, निकलते खाएगा। ऐसे ही पाकिस्तान नाम का एक वो जो चीज़ है जो मैंने बोल लिया, उसने बैठा रखी है। इंडिया जैसे कुछ करना चाहता है उधर से कुछ करवा देता है वो, और हम उसमें बिजी हो जाते हैं। वो अपने आप को आगे बढ़ाता रहता है, हमें बिजी रखता है, आगे बढ़ता है, हमें बिजी रखता है, आगे बढ़ता है, हमें बिजी रखता है। बात समझ में आ रही है? तो हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा? टैकल करना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि क्यों ना चाइना से ही रिश्ते सुधार लिए जाए, लेकिन नहीं सुधर सकते। क्यों? रीजन समझना। दलाई लामा वहां से भागा तिब्बत से। अब तिब्बत जो है, देखो ये जो डिस्प्यूट है ना मैकमोहन लाइन का, वो भी यहीं से जनरेट हुआ है। मैकमोहन लाइन जो हुई थी 1914 में, ब्रिटिशर्स ने की थी। हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे उस समय। तिब्बत हम मानते हैं इंडिपेंडेंट था, बट चाइना कहता है तिब्बत वाज पार्ट ऑफ चाइना। हालांकि चाइना ने तिब्बत को 1950 के अंदर कब्जा लिया होता है। इसके आगे एक आर्टिकल हो रहा है, मैं दोनों को मिक्स कर दे रहा हूं, ठीक है, जस्ट एक अच्छे से आर्टिकल भी दिया हुआ है तो वहां भी यही बात है। अब 1950 में चाइना जो होता है वो पूरा कब्जा लेता है, किसे? ऑक्यूपाई कर लेता है तिब्बत को, ठीक है। अब वो कहता है कि तिब्बत तो हमेशा से चाइना का पार्ट रहा है। तो तिब्बत वालों की हिम्मत कैसे हो गई कि 1914 में वो शिमला पैक्ट कर दें और वो बाउंड्री ड्रॉ कर दें मैकमोहन लाइन में? तो मानता ही नहीं हूं मैं, तो इसी को मानता हूं जो मैंने अभी ड्रॉ की 1962 में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। बात समझ में आ रही है? और इसी के चक्कर में हमारे बहुत सारे रीजंस को अपना बताता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां चल रही है। समझ में आ रही बात? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। और दूसरी बात, जब दलाई लामा यहाँ आया हमने उसे शरण दे दी, हमने चाइना से और रिश्ते बिगाड़ लिए। अब चाइना और दुखी हो गया। दलाई लामा कौन है आप जानते होंगे ना, बुद्धिस्ट के जो सबसे बड़े गुरु हैं वो दलाई लामा है। अब वो यहाँ पहुँच गए, अब उनको हमने शिमला में धर्मशाला में जगह दे रखी है, तो चाइना हमसे और ज़्यादा नाराज है। दूसरा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना फिर अपना इकोनॉमिक कॉरिडोर बढ़ा रहा है, हम उससे भी परेशान है। बेल्ट रोड इनिशिएटिव चाइना वो कर रहा है, हम उससे भी परेशान है। बताना ये दोनों कब कब स्टार्ट हुए थे, हालांकि पढ़ा रखा है तुम्हें, ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे इस थ्रेट से बचना है, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए? तो मुझे सिंपल सी बात है कि अगर मैं अपने दुश्मन से बचना चाहता हूं तो दुश्मन के दुश्मन को ढूंढ लूं, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो आपने सुना होगा कि जो चाइना है, उस चाइना का साउथ चाइना सी में सभी के साथ क्या है? डिस्प्यूट है। वो सभी को अपना हिस्सा मानता है। जैसे फिलीपींस लिख दूं मैं यहाँ पे, ठीक है, फिलीपींस के साथ साथ आपका इंडोनेशिया हो गया, ठीक है, आपका ब्रुनेई हो गया, ये सब है। तो इन लोगों ने क्या किया? चाइना के थ्रेट से बचने के लिए 1967 में एक ग्रुप बना लिया, जिसे हम क्या कहते हैं? आसियान ग्रुप कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान। और आसियान का जो हेड क्वार्टर आपने कई बार पढ़ा हुआ है, कहाँ पर बना हुआ है? जकार्ता, जो कि कहाँ पर है? जकार्ता। तो जकार्ता आपका बना हुआ है बेसिकली इंडोनेशिया में। समझ गए? अब मैं चाहता हूं कि मैं आसियान से रिश्ते अच्छे बना लूं, तो मोदी जी वहां पहुंच जाते हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर इंडिया पहुंच जाता है, ताकि अगर कल को इस चिकन स्नैक को, ये इंडिया है समझना, ये नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, यहाँ पर बना है तुम्हारा बांग्लादेश और यहाँ पर बना है भूटान और ऊपर है चाइना। अगर गलती से तुमने देखा होगा, बांग्लादेश ने भी कुछ दिन पहले कह दिया था, वहाँ का जो मोहम्मद यूनुस है ना, जो कि वहाँ का इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बन के बैठा है,
उसने भी कह दिया कि बांग्लादेश इज द गार्जियंस ऑफ द सी, इंडियन ओशियन का हम क्या है, गार्जियंस है। चाइना हमें अपना ही एक्सटेंडेड आर्म समझे। जिस दिन चाइना कहेगा, ऑर्डर देगा कि जाओ ऐसा कर दो, हम चिकन स्नैक को तोड़ देंगे और नॉर्थ ईस्ट को कब्जा लेंगे और पूरा का पूरा चाइना को एक्सेस दे देंगे। किसका? इंडियन ओशियन का। अब वो भी तो अपनी जबान खोलने लगा है। देखो, वही बांग्लादेश है जिसको हमने आज़ाद करवाया था, वही बांग्लादेश है जो हमारे द्वारा भेजी गई ट्रेनों में सफ़र करता है, वही बांग्लादेश है जो हमारे द्वारा सब्सिडी देने के बाद जो उसको एलपीजी मिलती है, पेट्रोल मिलता है, उसका यूज़ करता है। लेकिन वो बदल गया, बाद की बात है, समझ गए। तो ये सारे फैक्ट भी देखो, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तीन मिलकर हमें तीनों ओर से लड़ रहे हैं हमारे साथ, और बीच में है इंडिया। उससे कैसे निकलना है? इधर मैंने पहले वाला टॉपिक समझाया था, यूएस से भी फायदा उठाना चाहता है ना। कहीं ऐसे ना हो कि इनसे बचने के चक्कर में इससे हम कोई गंदी डील ना कर लें, कम पैसे वाली डील ना कर लें। ये सब देखना पड़ता है और ये सब सरकार का काम है। समझ में आ रही बात? ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा आगे, इसको फिर आगे डिस्कस कर लेंगे। इवन इन 1965 पाकिस्तान flirted with the idea of using East Pakistan, China and Nepal to cut off India from its strategic and Siliguri corridor। ये वही बात कर रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि आसियान कंट्रीज के पास चले जाएं। ठीक है, डोकलाम, मालदीव्स, बीजिंग अपीयर सिलेक्टेड टू ट्रस्ट प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू। वहाँ पे मोहम्मद मोइजू की सरकार आती है, तो वहाँ से इंडियन आर्मी को निकाल दिया गया था। आपने पढ़ा होगा पिछले साल इंडियन आर्मी को वहाँ से निकाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि मोहम्मद मोइजू जो था, मालदीव्स का जो प्रेसिडेंट बना था, वो सीधा सीधा चाइना का सपोर्टर था। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया को घेरने की बात हो रही है। ठीक है, और कुछ नहीं, काफी बार हम इन चीजों को पढ़ भी चुके हैं। चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। ये आपका मैप है, प्लीज याद रखना हमारी कौन कौन सी बाउंड्री किस किस के साथ लगती है। ये वेस्टर्न सेक्टर, ये एक्साई चीन है, ये सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, ये सेंट्रल सेक्टर है जो लगभग 545 किलोमीटर का है। ये ईस्टर्न सेक्टर है। ठीक है, ये भूटान है, ये बांग्लादेश है। ये आपको जो रीजन नजर आ रहा है ना, इसे हम कहते हैं चिकन्स नेक कहते हैं। ठीक है, मैकमोहन लाइन जो पूरी इसकी चारों तरफ है, लेकिन वो उसे रिकॉग्नाइज नहीं करता, सिर्फ हम ही उसे रिकॉग्नाइज करते हैं। वो किसे मानता है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा आगे। प्रैक्टिसिंग इक्वालिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, समझना एक अच्छा टॉपिक है ना। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, उन्होंने लिखा है। एक एक्ट आया था, एडवोकेट्स एक्ट 1961, तुम्हारे काम की चीज है। ठीक है, और समझना होता क्या है, हुआ क्या इसमें समझना। सेक्शन 16 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट 1961 इट क्लासिफाइज एडवोकेट्स इनटू टू, सीनियर एडवोकेट एंड द एडवोकेट। It says that based on the ability, standing at the bar, or special knowledge or experience in the law, is a deserving advocate could be designated by the constitutional courts as a senior advocate. The inequality within the judiciary impacts not only the judicial democracy but also the country's political democracy. समझना क्या हुआ, रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू रिफिक्स द मेथडोलॉजी एंड द क्राइटेरिया फॉर डेजिग्नेटिंग लॉयर्स एज सीनियर लॉयर्स। एक केस है, याद रखना, जितेंद्र @काला वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, 2025 का केस है। द कोर्ट रीविजिटेड द अर्लियर जजमेंट्स इन द इंदिरा जयसिंह वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केस 2017 and 2023 and directed the high courts in the country to frame rules in the light of instant judgment. Delivered on the 13th of the May in 2025, it did not earn much public attention because of an erroneous notion that it dealt with an internal issue within the judiciary. The legal profession has a public character, therefore the inequality within the judiciary impacts not only judicial democracy but also the country's political democracy. एक बार इसको पढ़ना, मैं आपको समझा देता हूँ थीम क्या है। कहा गया कि जो एडवोकेट्स है ना, लॉयर्स, तुम्हारे तो काम की चीज है। अच्छा, जब हमारी फ्रीडम स्ट्रगल हुई थी तो सबसे ज्यादा कौन लड़े थे बताओ? सबसे ज्यादा आपके लॉयर्स ही लड़े थे। महात्मा गांधी एक लॉयर ही तो थे। ये बड़े बड़े वकील थे, क्योंकि वकालत पढ़ने कहाँ जाते थे? ब्रिटेन जाते थे। वहाँ से देख के आते थे यार बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, बड़ा अन्याय हो रहा है यहाँ पे, और वो फिर कांग्रेस ज्वाइन कर लेते थे, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते थे, और धीरे धीरे इन्होंने सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस किया था किसने? लॉयर्स ने, अगर किसी प्रोफेशन की बात की जाए तो। ठीक है, और आज भारत में लॉयर्स की हालात तुम जानते हो, बहुत बुरे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इवन जो बार काउंसिल होती है, वहाँ पर भी होता क्या है कि जो मोनोपोली हो रखी है वहाँ पे एक,
एक एडवोकेट्स एक्ट आया था 1961 जो कहता है कि एबिलिटी के बिहाफ पर उसका प्रमोशन होना चाहिए। तो दो तरह के वकील होते हैं समझना, एक को कहते हैं सीनियर एडवोकेट, एक को कहते हैं एडवोकेट। तो वहां पर बेसिकली एक मोनोपोली हो रखी है और मोनोपोली में जो स्टार लॉयर्स होते हैं ना वही अपने आप के अपने अपने लोगों को प्रमोट करते रहते हैं। जो कैपेबल होता है, जो एबल है, जिसके पास क्वालिटीज हैं, उसका प्रमोशन ही नहीं हो पाता है। और इसके लिए बहुत सारे केसेस भी जस्ट हमने देखे हो चुके हैं। तो कहा गया कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि जो कैपेबल है, जो क्वालिफाइड है, उसी का प्रमोशन किया जाए, ना कि बाकी सभी का। समझ में आ रही है? तो उससे पहले 2-3 बार ये केस भी हो चुका है, जैसे यहाँ पर डिस्कस किया हमने एनसीटी ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी, जो आपका दिल्ली वाला केस है, ठीक है। उसके बाद आपका जयसिंह वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाला केस है, इसमें वही तो बातें हो चुकी हैं। तो सिंपल सा याद रखना, बस उनकी मोनोपोली को खत्म करके, ठीक है, और जो एलिजिबल लोग हैं उन्हीं का क्या होना चाहिए, प्रमोशन, उसके ऊपर बात की गई और कुछ भी नहीं है। सिंपल सा एक बात में याद रखना, ठीक है। और अगर लॉयर्स की बात हो रही है तो याद रखना, अगर मैं लॉयर की बात कर रहा हूं तो बताना मुझे शाबाश कि अगर कल को भारत सरकार के ऊपर कोई केस कर दे इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, तो बताओ इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कौन सरकार का केस लड़ता है, उस पोस्ट को क्या कहते हैं और उसका आर्टिकल क्या होता है, ठीक है। आई थिंक हमने ये चीजें पढ़ी हुई हैं, ठीक है। देखते हैं कौन उसका आंसर दे रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। चाइना लेड ट्राइलेटरल नेक्सस एज इंडियाज न्यू चैलेंज। देखो ये वही बात कर रहा है, ठीक है। लास्ट वीक चाइना, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश हेल्ड देयर फर्स्ट ट्राइलेटरल मीटिंग इन Kunming, China. The discussions focused on the furthering cooperation and exploring the possibilities of the deeper engagement. This meeting closely follows another trilateral meeting between China, Pakistan and Afghanistan held in May with the aim of extending the China-Pakistan economic corridor and increasing cooperation. These trilaterals led by China come at a time of Pakistan's little relevance to the region, India's increasing relations with Afghanistan and New Delhi's, ठीक है। देखो समझना वही बात है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। क्या पढ़ा था हमने कि जो चाइना है बेसिकली वो इमीडिएट थ्रेट क्रिएट करके भारत को क्या करने की कोशिश कर रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। उसी के अंदर उसने अभी किससे मीटिंग की है, तो याद रखना इंडिया, आपका पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश, ठीक है। वो 2-3 लाइनें अभी हमने डिस्कस की थी। मैकडोनाल्ड लाइन याद रखना, अभी हमने मैकमोहन लाइन पढ़ी थी। मैकडोनाल्ड जो लाइन थी आपकी 1899 में ड्रॉ की गई थी। इसमें जो ईस्टर्न सेक्टर था अरुणाचल प्रदेश, उसमें इसको ड्रॉ किया गया था, बट चाइना ने इस लाइन को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया होता है। फिर आगे चल के जो इंडिया है वो भी इसे रिकॉग्नाइज नहीं करता, ध्यान रखना। देन एक आती है जॉनसन लाइन। जॉनसन लाइन कब आती है? 1865 में, ठीक है। ये आपके अक्साई चीन, जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, उसके अंदर ड्रॉ की गई थी, लेकिन इसको भी चाइना रिजेक्ट करता है, हम भी रिजेक्ट करते हैं। उसके बाद आती है मैकमोहन लाइन 1914, और मैंने आपको बताया था कि तिब्बत उसके अंदर साइन करता है और जो वो पूरा रीजन था वो इंडिया को दे दिया जाता है। लेकिन बाद में जब चाइना बाद में कहता है कि जो तिब्बत है वो तो मेरा ही पार्ट है, ना पार्ट ऑफ चाइना, वो कैसे इस बात का डिसीजन ले सकते हैं? मैं तो इसे नहीं मानता हूं। मैं तो LOAC को मानता हूं, जो अभी हमने पढ़ा था, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आफ्टर चाइना, इंडो चाइना वॉर के बाद जो ड्रॉ की गई होती है, ठीक है। वही सब बातें की गई हैं, ठीक है। त्वांग आपने देखा होगा, जो त्वांग है वो त्वांग पार्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है। तिब्बत जो है, तिब्बत ने उस समय एग्री कर लिया था कि ठीक है ये जो त्वांग है ये किसको दे दिया जाए, भारत को। लेकिन बाद में चाइना कहता है मैं तो इस लाइन को मानता ही नहीं हूं, वो कहता है ये तो मेरा ही पार्ट है, समझ गए। और 1950 के अंदर चाइना ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया था कि तिब्बत को मैंने कब्जा लिया है, ठीक है। और वो दलाई लामा वाली वो कहानियां जस्ट हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी ली थी, ठीक है। चलते हैं आगे। This idea of China, Pakistan using +1 against India is not a new phenomena. Even in 1965, Pakistan flirted with the idea of using East Pakistan, China and Nepal to cut off India from its strategic Siliguri corridor. ये सब वही बातें कर रहा है, जैसे पाकिस्तान ने स्पॉन्सर किया था उरी अटैक, ठीक है, पुलवामा अटैक, पहलगाम अटैक, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं किसको बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, चाइना को, ठीक है। वही हम डिस्कस कर चुके हैं। चलते नेक्स्ट। नो टाइम टू रेस्ट, है ना, क्या कह रहा है? इंडिया डिड वेल इन क्लाइंबिंग अप SDG। क्या होते हैं SDG? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। याद रखना UN के द्वारा 17 SDG डिसाइडेड है ना, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डिसाइडेड है, ठीक है।
उनमें से बात किसकी कर रहा है, रैंकिंग्स बट फॉल्स शॉर्ट इन द गवर्नेंस। समझना किसकी बात कर रहा है। इंडिया हैज बीन रैंक्ड अमंग द टॉप 100 कंट्रीज इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट report for the first time since this data began to be published by the Sustainable Development Solution Network since 2016। पहली बार जो भारत है वो टॉप 100 में पहुंचा है। और भारत कौन से रैंक पे अगर देखा जाए तो 99th रैंक पे है, ठीक है। तो पहली बार टॉप 100 में आया है, तो ये न्यूज़ आ गई और कुछ नहीं है। देखो होता क्या है, बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ पर अगर आप देखोगे हंगर है ना, ये हंगर की बात कर रहा है, ठीक है। SDG 2 की बात कर रहा है। जैसे SDG 2 जो 2 है उसके अंदर जीरो हंगर की बात की गई है। हैज रिमेन्ड ए कॉज ऑफ द कंसर्न, इट ऑल्सो रिवील्स द वाइड डिस्पैरिटी बिटवीन इनकम ग्रुप्स एंड द रूरल एंड द अर्बन एरियाज ऑन एक्सेस टू ए न्यूट्रिशियस डाइट। द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एस्टिमेट्स दैट ओवर ए थर्ड ऑफ इंडियंस, यानी कि लगभग 33% जो इंडियंस हैं वो क्या थे, स्टंटेड थे। स्टंटेड क्या होता है समझना, ठीक है। इसकी रिपोर्ट कहती है, देखो भूख, जो आपकी भूखमरी है ना, गरीबी, जो आपकी हंगर है, उसको खत्म करने का टारगेट ईयर कौन सा याद रखना, यूएन का, तो वो है 2030। हालांकि इस बात को ध्यान रखना कि जितने भी आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनको अचीव करने का टारगेट ईयर जो है हमारा 2030 ही है, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया समझना, 3 तरह के बच्चे होते हैं। देखो, एक होता है स्टंट, एक होता है वेस्ट, एक होता है ओबेस। इसको कहते हैं स्टंटिंग, इसको कहते हैं वेस्टिंग, और इसको कहा जाता है ओबेसिटी, ठीक है। अब समझना स्टंटिंग क्या होता है। स्टंटिंग का मतलब होता है पीपल आर टू शॉर्ट फॉर देयर हाइट एज, यानी कि अपनी एज के हिसाब से अगर किसी बच्चे की हाइट बहुत कम है तो उसे क्या कह दिया जाता है, स्टंट कह दिया जाता है, ठीक है। एक होता है वेस्टिंग। वेस्टिंग क्या होता है, पीपल आर टू थिन फॉर देयर हाइट, यानी कि जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी हाइट कम होती है, अपनी एज के अकॉर्डिंग उसे वेस्ट कह देते हैं, ठीक है। और सॉरी, उनका वजन कम होता है, थिन मतलब वजन कम होता है, हाइट कम थी तो उसे स्टंट कह दिया, और उसका क्या बोलते हैं, वेट कम था तो उसे क्या कह दिया, वेस्ट कह दिया। और ओबेस क्या होते हैं, जो ज्यादा वो हो जाते हैं, ओबेस हो जाते हैं, ओवर न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं, सिंपल समझना, ठीक है। तो कहा गया इसमें कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट है कि भारत में स्टंटेड बच्चे कैसे हैं, 35.5% है। अब सोचो, इतने परसेंटेज बच्चों की जो हाइट थी वो उनकी एज के हिसाब से नहीं बढ़ी। दूसरा है वेस्टिंग। वेस्टिंग होता है लो वेट, यानी उनका वजन कम है, ठीक है, हाइट के अकॉर्डिंग। वो 21% है, 19% आ गया, यानी कि 19% बच्चे कैसे हैं, वेस्ट बच्चे हैं। उसके बाद ओबेसिटी। ओबेसिटी जो है वो डबल हो चुकी है अपना जो 2006 का डाटा था, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जीरो हंगर को भी क्या करना, अचीव करना है, लेकिन हमें इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है। हमें माल न्यूट्रिशन को भी ध्यान रखना है, हमें ओवर न्यूट्रिशन को भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो वही सब डाटा है, शायद एक बार पहले हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं। नेक्स्ट, missed opportunity, India should convince SCO to take a strong stance against terrorism। देखो ये वही है, वही न्यूज़ है। राजनाथ सिंह जी साइन कर रहे थे, साइन करते करते रह गए थे। क्यों रह गए थे, क्योंकि SCO में मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग में किसी ने भी पहलगाम के ऊपर कुछ भी नहीं बोला होता है। और जब किसी ने भी पहलगाम के ऊपर कुछ भी नहीं बोला होता है तो वो हो जाते हैं दुखी, और जब दुखी हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, वहाँ से उठकर चले आते हैं। Defense Minister Rajnath Singh was forced to withdraw from the joint declaration as it contained no reference to terrorism at the behest of one nation, a reference to the Pakistan। ठीक है, पाकिस्तान के ऊपर किसी ने कुछ नहीं बोला। इवन रशिया और ये सब ईरान और उसके ऊपर बात करना चाह रहे थे, लेकिन पहलगाम पे नहीं किए। The draft resolution failed to mention terrorism, but member states including host China and Russia had even reportedly considered referring to disturbances in Balochistan। उन्होंने बलूचिस्तान के अंदर जो डिस्टर्बेंस हुआ उसकी भी बात करने की कोशिश कर रहे थे वो, लेकिन उन्होंने पहलगाम की बात नहीं की। वो बलूचिस्तान को वहाँ पर डिस्कस करना चाह रहे थे ना, उसको एक देश की तरह रिकॉग्नाइज करने की बातें कर रहे थे, लेकिन पहलगाम को यूज़ नहीं किया। At the instance of the Pakistan, while leaving out mentions of the Pahalgam attack and cross-border terrorism that India asked for। The current SCO members कौन कौन है, तो 10 फुल टाइम मेंबर्स हैं। कौन कौन, इंडिया, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान एंड बेलारूस। आपको पता होना चाहिए ईरान कब ऐड हुआ था, 2023 में। बेलारूस कब हुआ था, 2024 में। टोटल कितने हैं इसमें, 10 मेंबर हो चुके हैं। तो ये वही न्यूज़ है जो पहली पढ़ी थी हमने, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे।
ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं दोबारा से किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।